नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या विशेष। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आज के दिन हम चर्चा करेंगे विधानसभा चुनाव में लगातार जो दांव चल रही हैं पार्टियां। आज के दिन डिबेट में हम बात करेंगे कि आखिर 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा में अभी तक किसी भी पार्टी ने 90 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान क्यों नहीं किया। कांग्रेस के तो अभी तक 49 उम्मीदवारों के नाम बाकी हैं। जेजेपी गठबंधन और इनेलो गठबंधन ने 31 और 14 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो तो गया और बाकी बचे उम्मीदवार कब तक सामने आएंगे, क्योंकि 12 तारीख है नॉमिनेशन के लिए आखिरी तारीख। अब ऐसे में इंतजार इसी बात का कि पार्टियां कब अपने उम्मीदवारों को सामने लाएंगी ताकि उन्हें वक्त मिले चुनावी मैदान में लोगों के बीच जाने का। हरियाणा की जनता भी इंतजार कर रही है कि आखिर हमारे विधानसभा क्षेत्र से कौन सा वो चेहरा होगा जिसको हम चुनना चाहते हैं। और कई बड़े मुद्दे हरियाणा के चुनाव में जो इस समय लोगों के बीच इस समय गोते लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज के दिन चर्चा इसी पर, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 12 सितंबर को नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, लेकिन अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने 90 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की है। बीजेपी ने जहां 2 लिस्ट जारी कर 87 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है, वहीं कांग्रेस ने 41 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने 29, जेजेपी और एएसपी ने 31, तो वहीं इनेलो और बीएसपी ने 14 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। हरियाणा में 90 सीटों पर लगभग 137 उम्मीदवार नामांकन कर चुके हैं, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी लाडवा से अपना नामांकन किया है। इससे पहले उन्होंने रोड शो भी किया, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री नायब सैनी को बीजेपी का चेहरा बताया गया, वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी तंज कसा और मुख्यमंत्री का चेहरा ना बताने की बात कही है। आपको बता दिया कि माहौल पूरे प्रदेश में ऐसा बना है कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए यहाँ के मतदाताओं ने अपना मन बना लिया है। अब चूंकि चुनाव की प्रक्रिया तो ये आखिर पूरी करनी है, इस पूरी करने में निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ये सरकार बनेगी। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेश में लगातार भारी बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। देखिए, लाडवा की जनता का आज भरपूर आशीर्वाद मिला है और ये ऐतिहासिक नॉमिनेशन का कार्यक्रम था कि पूरा का पूरा लाडवा आज सड़कों के ऊपर था। आप लोगों ने देखा है, अपने बेटे भाई को आशीर्वाद देने के लिए आज पूरा लाडवा सड़कों पे आया है। एक बात तय की है कि हरियाणा की डबल इंजन की सरकार ये 8 अक्टूबर के बाद बहुत बड़े मार्जिन के साथ तीसरी बार बन रही है। ये तय हरियाणा के लोगों ने कर दिया है। 14 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमें आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। उनके नेतृत्व में हरियाणा और फले फूले ऐसा आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मिलेगा और हम भव्य स्वागत उनका यहाँ पर करेंगे। आपको बता दें कि दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने 2 मुसलमानों को भी टिकट दिया है। मेवात की फिरोजपुर झिरका से नसीम अहमद और पुन्हाना से एजाज खान बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। वहीं इस लिस्ट में 2 महिलाओं को भी जगह दी गई है। पूरी लिस्ट की बात करें तो नारायणगढ़ से पूर्व विधायक पवन सैनी को टिकट, पिहोवा से जय भगवान शर्मा को टिकट, पुंडरी से सतपाल जांबा को टिकट, असंध से योगेंद्र राणा को टिकट, गन्नौर से देवेंद्र कौशिक को टिकट, राई से कृष्ण गहलावत को टिकट, रोहतक से पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर को टिकट, नूंह से राज्य मंत्री संजय सिंह को टिकट, जुलाना से कैप्टन योगेश बैरागी को टिकट, नरवाना से पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी को टिकट, बड़ौदा से प्रदीप सांगवान को टिकट, डबवाली से सरदार बलदेव सिंह को टिकट, एलनाबाद से अमीर चंद मेहता को टिकट, नारनौल से ओम प्रकाश यादव को टिकट, बावल से कृष्ण कुमार को टिकट, पटौदी से बिमला चौधरी को टिकट, फिरोजपुर झिरका से नसीम अहमद को टिकट, पुन्हाना से एजाज खान को टिकट, हथीन से मनोज रावत को टिकट, होडल से हरिंदर सिंह रामरतन को टिकट और बड़खल से धनेश अदलखा को मैदान में उतारा गया। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी आज 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। आपके लिस्ट में कौन कौन से चेहरे हैं, आइए वो भी जानते हैं। साढौरा से रीता बामनिया को मौका दिया गया, थानेसर से कृष्ण बजाज को टिकट दिया गया, इंद्री से हवा सिंह का नाम, रतिया से मुख्तियार सिंह बाजीगर को टिकट, आदमपुर से भूपेंद्र बेनीवाल को मैदान में उतारा गया, बरवाला से
छतरपाल सिंह को मौका दिया गया। बावल से जवाहरलाल को टिकट, फरीदाबाद से प्रवेश मेहता को टिकट दिया गया। वहीं तिगांव से आभास चंदेला को उम्मीदवार बनाया गया। वहीं बीजेपी की दूसरे लिस्ट की कौन कौन सी खास बातें हैं, आइए वो भी अब जानते हैं। बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में 2 महिलाओं को टिकट दिया है। सोनीपत की राय सीट से प्रदेश अध्यक्ष मोहन बड़ौली की जगह कृष्णा गहलावत को टिकट, गुरुग्राम की पटौदी सीट से बिमला चौधरी को टिकट दिया गया। बीजेपी ने रेवाड़ी की बावल सीट से कृष्ण कुमार को टिकट दिया है। फरीदाबाद की बड़खल सीट से धनेश अदलखा को मौका दिया गया। लाडवा से पिछला चुनाव लड़ने वाले पवन सैनी की सीट बदल दी गई। उन्हें लाडवा की जगह नारायणगढ़ सीट से टिकट दिया गया। इस बार लाडवा से सीएम नायब सैनी को उम्मीदवार बनाया गया है। कुरुक्षेत्र के पिहोआ की सीट पर बीजेपी ने उम्मीदवार बदल दिया। यहाँ कंवलजीत अजराना की जगह जय भगवान शर्मा डीजी को टिकट दी गई है। गौरतलब है कि अब सिर्फ 2 दिन नॉमिनेशन के बचे हैं, लेकिन अभी तक किसी पार्टी की ओर से पूरी लिस्ट जारी नहीं की गई। कांग्रेस ने जहां 49 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की, तो वहीं जेजेपी गठबंधन 59, इनेलो गठबंधन 76 और आम आदमी पार्टी की ओर से 61 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बाकी है, जिसमें इन सभी पार्टियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती उम्मीदवारों की है। अब देखना यह है कि ये सभी पार्टियां बाकी शेष सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कब करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो नामांकन की प्रक्रिया भी अपने अंतिम पड़ाव पर है। मात्र अब केवल कल के दिन को अगर देखा जाए तो एक दिन महज बाकी है। 12 तारीख आखिरी दिन है। ऐसे में पार्टियां अब कब अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेंगी, कितना वक्त मिलेगा प्रत्याशियों को, यह भी अब देखने वाली बात होगी। चर्चा की शुरुआत करेंगे रामराज शर्मा प्रवक्ता बीजेपी के, योगेश सिहाग प्रवक्ता कांग्रेस, रजत पंजेटा प्रवक्ता आईएनएलडी के, अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे सुरेश पाठक प्रवक्ता जेजेपी के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। रामराज जी, योगेश जी, रजत पंजेटा जी, सुरेश पाठक जी। चलिए शुरुआत रामराज शर्मा प्रवक्ता बीजेपी के हैं, आपसे करते हैं। रामराज जी, 87 नाम सामने आ चुके हैं। चुनौतियां आप कितनी, आगे की 3 सीटों का ऐलान अभी कब तक होगा, यहां पर कहां पेच फंस रहा है, पहला सवाल। देखो, हमारे यहाँ कोई पेच नहीं फंसा हुआ और सबसे पहले और सबसे ज्यादा उम्मीदवारों की लिस्ट हमने आउट की है, क्योंकि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है और उनके अपने मापदंड होते हैं, टिकाऊ और टिकाऊ, और फिर जनता के प्रति उनका क्या, जनता में उनकी कितनी पैठ है, कितना उनकी पकड़ है, कितने वो जनता में पॉपुलर हैं, कितने वो समाज सेवी हैं। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हमारा केंद्रीय नेतृत्व डिसाइड करते हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर मोहर लगाता है। और जहां तक बात ये है, अभी हाल ही में जो चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव, उसमें कांग्रेस ने 5 सीटें जीती थी और 5 हमने जीती थी। 1 सीट हमने कम मार्जिन से हमने लूज की। तो जिस तरह से कांग्रेस ने झूठ बोला था, संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, भाई बहनों के खाते में 1 लाख रुपए आ जाएंगे, 8,500 रुपए महीना आ जाएंगे, खटाखट खटाखट फटाफट फटाफट, झूठे गारंटी कार्ड तक बहनों को दे दिए थे। और गारंटी कार्ड ले लेकर बहनें इनके दफ्तर में गई तो ये खटाखट फटाफट वाले भागे भागे फिर रहे हो, बहनों का हाथ नहीं आ रही। तो मैं समझता हूँ जिस तरह से बहनें भी नाराज हैं, वह जनता अपना आपको ठगा महसूस कर रही है। ये काठ की हड्डी एक बार चढ़नी थी, चढ़ गई, आगे चढ़ने वाली नहीं है। जिस तरह से देवतुल्य जनता जनार्दन ने तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनाई है, हरियाणा में भी तीसरी बार हमारी सरकार देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बनने जा रही है और नायब सैनी जी दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री। ठीक है रामराज जी, चलिए आरोप प्रत्यारोप का दौर ही चलेगा, डिबेट को भी ओपन कर लेते हैं। पहले एक रिएक्शन लेके योगेश सियाग प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। योगेश जी, अभी 49 कैंडिडेट बाकी हैं सर, इतना सस्पेंस क्रिएट क्यों किया जा रहा है? देखिए, सभी प्रवक्ता साथियों को और आपके दर्शकों को आपके माध्यम से नमस्कार, राम राम। देखिए, जहां तक हमारा सवाल है, राष्ट्रीय पार्टी में निर्णय कई अहम मुद्दे होते हैं, विनेबिलिटी के आधार पे कई इश्यू होते हैं, उस पर फैसला लिया जाता है। पर बड़ी अचरज की बात है कि जो जेजेपी और इनेलो पार्टी है वो अपने उम्मीदवार नहीं डिसाइड कर पा रही। ये बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि देखिए, वो गिद्ध की तरह नजर लगाए बैठे, उनके पास अपने तो उन्हें उम्मीदवार नहीं मिल रहे
और आज मुझे एक हैरानी एक और हुई कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को राष्ट्रीय विश्व की सबसे बड़ी पार्टी प्रचारित करती है। उनका पेवर से उम्मीदवार कैंडिडेटरशिप छोड़ के भाग गया। उसने कहा कि जनता में भाजपा का इतना विरोध है, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, तो उसने अपनी टिकट ठुकरा दी। ये एक बहुत अच्छा बड़ी। और योगेश जी हमारी देखिए, पार्टी यही में कहते हैं कि अपने घर में आग लगी हो उसे हम नहीं देख रहे हैं, दूसरे के घर में कहां तक पहुंचे हम नहीं, इस पर हमारी नजर भी हम मैं गड़ा बता है। आपका एक बार लिस्ट आउट होने से फिर देख लेना फिर इस्लामी वाले क्या लाल आपके बांधेंगे। 49 कैंडिडेट सामने नहीं आए और आप पिहोवा की मैं बात वही आप कर बता रहे रहा हैं हूं। सीट की। हमारी पार्टी में देखिए, आज आप 24 अकबर रोड देखिए, हुड्डा साहब की कोठी, शैलजा जी की कोठी, हजारों की संख्या में दिल्ली में, अरे मेरे भाई यूपी में, 20 हरियाणा हजारी का वाले इतना क्या बड़ा लाल बांधने के धूम उड़ा 30 हुआ हजार है। रुपए लिख के जनता पर्ची बदलाव काट रखी चाहती है, है। क्या लाल में जब देख लेना। हर जनता एक जो है, विधानसभा क्षेत्र से 100 जनता 150 मन बना चुकी कैंडिडेट है बना रखे हैं। कि जो कांग्रेस रेल पार्टी रेल का की सिंबल बसों की लेके टिकट आएगा। कितने बांट रखी है। सुनिए तो शर्मा जी, हम भी भाई तो आपको सुनते हैं ना, देखो हम जी भी भाई शांत जी। रहते हैं, आप हमें भी नोटिस किया करो। आप जब कोई भी बात रखते हो बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। तो देखिए, जहां तक मैं बात हमारी पार्टी की बता रहा हूं, हमारी पार्टी में सारे सिस्टम से हमारी जल्द जो है 49 लोगों की लिस्ट मैं समझता हूं कि आज रात तक आने की पूरी पूरी हमें संभावना है। क्योंकि देखिए, हमें समय भी चाहिए, हमारे हजारों उम्मीदवार हैं। और ये तो हमने चलो आवेदन मांग लिए, इसलिए थोड़े शॉर्ट लिस्ट हो गए। अगर हम आवेदन नहीं लेते तो लाखों में हमारे टिकट चाहने वाले लोग हैं। क्योंकि देखिए, जिस पार्टी की लहर होती है, जनता ऊब चुकी है भारतीय जनता पार्टी ठीक है के योगेश जी, खोखले देखिए दावों से। सटीक जवाब का इंतजार था लेकिन वो आपने दिया नहीं। अभी जब डिबेट को ओपन करेंगे तो आपके पास अगर होगा जवाब तो बताइएगा कि आखिर इतना इंतजार क्यों, 49 कैंडिडेट कब तक सामने आएंगे, क्योंकि परसों नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। रजत पंजिट्टा प्रवक्ता एनएलडी के हैं। रजत जी, आप लोग का इंतजार क्यों इतना बढ़ रहा है सर? देखिए, हमारी संभावित है कि आज देर रात तक या कल हमारी एक लिस्ट जरूर आपके सामने होगी मीडिया के समक्ष। मुझे ये नहीं समझ में आता कि कांग्रेस के ऊपर हमने अभी तक तो कोई टिप्पणी भी नहीं की थी। कांग्रेस का आलम तो ये है कि इनके एक करण दलाल हैं पार्टी के अंदर, जिनको फरीदाबाद से जिनका भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टिकट काटा था, वो अपना नामांकन बिना टिकट के ही भराए। मतलब उनको इतनी भी उम्मीद नहीं थी कि वो उन्होंने टिकट की आने की, उनकी लिस्ट भी नहीं आई और वो जाके अपना नामांकन भराए। और ऐसी मारामारी, इतना बुरा हाल है। मैं तो गुजारिश करूंगा केंद्र की सरकार के को मैं पहले भी अच्छा, बोलने आप वाला समधी था जी कि की चर्चा कर रहे हैं लग रहा है। दीपक बावरिया जी को आप क्या है Z+ सिक्योरिटी दे दीजिए। वो बेचारे वैसे ही अस्पताल में भर्ती हो गए, उनकी हालत इतनी खराब है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इस सब झमेले के बीच में कहीं उनकी जान ना चली जाए। ये कांग्रेस का तो इतना बुरा हाल है, ये हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। इनको तो अपने प्रभारी को इन्होंने अस्पताल में पहुंचा दिया। इनको इतनी शर्म नहीं है। इतनी मारा मारी वहां चल रही है, बेचारे रोते ना तो लोग कपड़े फाड़ देते उनके। इतना बुरा उनको अपना आप का बचाव करने के लिए कई बारी रोना पड़ा पहली लिस्ट के बाद ही, ताकि जनता के उनके ऊपर ही हल्ला ना बोल दे। इनको हमारे बारे में बोलने से पहले अपने गरेबान में झांक कर देखना चाहिए। इनके इनके शैलजा जी के समर्थक और हुड्डा जी के समर्थक इन्होंने नाम लिया, कहीं 24 अकबर रोड, कहीं जनपद, कहीं एक जगह दोनों के समर्थक इकट्ठे नहीं खड़े हो सकते, ना इनके आवेदनकर्ता इकट्ठे हो सकते हैं। एक दूसरे में वही लट्ठम लठायत हो जाएंगे। कोई सोनिया जी के घर है, कोई खड़गे जी के घर है। चलो राहुल गांधी जी जो विदेश भाग गए, इस सब जबेले में कौन पड़े। और कोई सोनिया जी के घर है और कोई यहाँ आपके कांग्रेस के मुख्यालय में है। तो देखना चाहिए पहले, किसी के ऊपर टिप्पणी करने से पहले। हमारे पास ठाठियों की, कर्मठ कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। आपकी आधी से ज्यादा कांग्रेस के जो सीनियर लीडर ठीक है रजत वो पंजिट्टा जी, चलिए डिबेट को भी लोकदल की ओपन देन है। करेंगे, आरोप प्रत्यारोप चलेगा, फिर आप लोग एक दूसरे को काउंटर करते रहिएगा। पहले एक रिएक्शन सुरेश पाठक प्रवक्ता जेजेपी के हैं। सुरेश पाठक जी, आपकी पार्टी किसकी हरी झंडी का इंतजार कर रही है सर? जी देखिए, जननायक जनता पार्टी जो कि आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन में हरियाणा में चुनाव लड़ रही है, ये गठबंधन के तहत जो टिकटों का अनाउंसमेंट होना था, आजाद समाज पार्टी के जो प्रमुख हैं चंद्रशेखर आजाद, वो किसी कारणों से कंट्री से बाहर थे, जो आज ही वापस लौटे हैं और सुबह आके दिग्विजय जी के नामांकन में डबवाली थे। अब फ्री होके दोनों दलों की बैठक होगी और दोनों दलों की बैठक में अधिकतर नाम फाइनलाइज कर लिए जाएंगे
आज देर रात या कल सुबह तक आपको अधिकतर नामों की जानकारी आपको मिल जाएगी। जहां तक कि सवाल करूंगा हमारे प्रवक्ता कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने अपना पल्ला झाड़ने के लिए अपनी सारी वो हमारे ऊपर घेर दी। कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि हमें किसी भी तरह की टेंशन नहीं है, हमारे पास इतने आवेदन आ रखे हैं कि हमें उस पर काम करना पड़ रहा है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि कितना काम करेंगे। काम करते करते आपने अपने प्रभारी को हॉस्पिटलाइज करवा दिया, उनको बेड तक पहुंचा दिया, आप कितना काम करेंगे लिस्टों को निकालने में? पारे जी वो इसलिए ये जनता से इतना मिलना पड़ रहा है उन्हें। देखिए मैं एक ये कह घंटे रहा की हूँ, नींद भी पूरी नहीं कर पा रहे। इतनी टेंशन दी हरियाणा में। सियाग साहब देखिए, आपने अपनी बात रखी, मैंने बीच में नहीं बोला, रिक्वेस्ट है आप अपनी बात रखिए, मौका आपको जरूर मिलेगा। इतनी टेंशन देनी आपने शुरू कर दी उनको कि प्रवक्ता साहब 2-3 बारी लोगों के बीच में रो भी पड़े कि मेरी कुछ चल नहीं रही है। उसके बाद इतनी टेंशन होगी कि वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। तो मैं तो केवल और केवल यही कहना चाहूंगा, आप केवल अपने गिरेबान तक सीमित रहिए, अपने गिरेबान में झांकिए, दूसरों पे आरोप प्रत्यारोप चलिए जवाब अब ले लेते हैं, क्योंकि योगेश सियाग जी ऐसा लग रहा है आज के दिन उड़ता हुआ तीर आपने पकड़ लिया है। सारी पार्टियां आप ही पे हमलावर हो गई हैं। देखिए आपने शुरू में ही जेजेपी को घेर दिया, एनएलडी को घेर दिया, बिल्कुल बीजेपी को घेर दिया। वो ये नहीं है, ये मैं एक जो फैक्ट है जो हरियाणा का वो बता रहा था कि वो गिद्ध की तरह नजर लगाए बैठे हैं, इनके पास अपना कुछ भी नेता ही नहीं है। अब देखिए हमारे प्रभारी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इतना हरियाणा के अंदर पिछले 1 साल से जितनी न्याय चौपाल उन्होंने की, कार्यक्रम किए, आज भी वो इतनी बैठकों में व्यस्त होने की वजह से 1 घंटा भी नींद नहीं कर पा रहे थे पूरी। इस वजह से देखिए वो किसी के साथ भी आप उस चीज को एक ये एंगल बना रहे हो, क्योंकि दिन में वो लाखों लोगों से मिलते हैं और आपके पास देखिए वो संख्या मैं समझता हूं कि सैकड़ों में भी नहीं है। तो हमारी पार्टी को आपने खुद एडमिट कर लिया है मेरे प्रवक्ता साथियों ने कि भाई बहुत बड़ी मजबूती से और इतनी अच्छा योगेश जी देखिए मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूं, मेरे उन चाहने वालों का ये सर क्या फायदा सर जो मुझे अस्पताल तक भेज रहे हैं, वो चाहना कोई चाहना है क्या? ऐसा है अस्पताल तो देखिए मैं कहता हूं कि नींद पूरी ना होने की वजह से आप देखिए, अगर मैं भी नहीं सो पाऊंगा, आप भी नहीं सो पाओगे, वो आधा घंटा नहीं सो पा रहे, इतनी मतलब एक एक पैरामीटर देखना, वो चीज तैयार करना, कार्यकर्ताओं से मिलना। दिल्ली में हर कार्यकर्ता कुछ ना कुछ समय अपनी बात रखना चाहता है, क्योंकि देखिए कार्यकर्ता जो है जहां वहीं शोर होता है, जहां कुछ लगता है कि हरियाणा में हमारी सरकार आ रही है, ये संकेत है। और आप देखिए जो इनकी मिली भगत जो हम लोग कहते थे, वो एक मिली भगत का उदाहरण आपको एक और देता हूं। अब इन्होंने जो पूरा चौटाला परिवार है, अभी चोई रणजीत सिंह जी की समर्थन कर रहे हैं जेजेपी, उन्होंने वहां डबवाली में समर्थन कर दिया। और एक एलनाबाद सीट पे है मीनू बेनीवाल, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत समय से काम कर रहे थे, कभी आदमपुर में भी, कभी राजस्थान में भी। उन्होंने क्या किया, वो इनके मतलब उन्हें टिकट नहीं दी गई, भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं दी, वो पूरा प्रदेश जानता है। ठीक है, चलिए आप लोग अगर मेहनत किए तो पूछ लेते हैं रामराज शर्मा जी से। रामराज जी भगत, और देखिए प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी इतने सीनियर नेता है, मुझे पीड़ा हो रही है आज ये कहते हुए, रामराज जी से मैं पहले भी डिबेट में था, आज हर जगह ये चर्चा है कि इतने पुराने नेता के साथ क्या किया आप लोगों ने, क्या कसूर था उनका, उन्हें आप उनको न्याय नहीं दे पाए। आपके कर्णदेव कंबोज जी जो ओबीसी के स्टेट प्रेसिडेंट है, वो ये कहते हैं कि नायब सैनिक आप डम्मी मुख्यमंत्री हो, छोड़ दो फिर डम्मी पड़ा। ओबीसी के स्टेट प्रेसिडेंट को आप मतलब न्याय नहीं दे पाए। अच्छा योगेश जी देखिए, अब आपने अगर डमी की बात कर रहे हैं, आप मुख्यमंत्री नायब सैनिक की बात कर रहे हैं, तो एक सवाल आपसे ये है कि आप लोग बार बार ये कह रहे थे हर एक डिबेट में कि बीजेपी में बन नहीं रही है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और नायब सैनिक की दूरियां हैं। सर नामांकन के दिन दोनों दिग्गज नेता एक साथ हैं, क्या आपके नामांकन के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा एक साथ हमें नजर आएंगे क्या? क्या रणदीप सुरजेवाला, भूपेंद्र हुड्डा एक साथ मंच पे दिखाई देंगे क्या? एक साथ रैलियों में नजर आएंगे। और मैं कहता हूं अभी जो कह रहे थे, मैं सुन रहा था प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 14 तारीख को, मैं कहता हूं जितना प्रधानमंत्री जी हरियाणा में आएंगे, कुमारी शैलजा एक साथ नामांकन करेंगे क्या? दोनों नेता एक साथ पहुंचेंगे? बिल्कुल श्योर, मैं फुली कॉन्फिडेंट से ये बात बोल रहा हूं, एक साथ आएंगे, एक साथ रैलियां करेंगे।
और आप देखना जो जितने प्रधानमंत्री जी हरियाणा में आएंगे उतना ही इनका और सुपड़ा साफ चलिए, होगा। अगर ऐसा क्योंकि हुआ तो आप लोगों उन्होंने की जो पार्टी के लिए किसानों के सोने पे साथ जो सुहागा होगा अन्याय ये। किया, अगर आप लोग की पार्टी में ऐसा हुआ तो सोने पे सुहागा होगा। चलिए ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहिए मेरी आवाज ठीक है योगेश जी, आऊंगा लौट के। आज किया। आपने ज्यादा वक्त लिया, अन्य लोगों को ही मौका दे देते हैं। रामराज जी, कांग्रेस ये कह रही है कि हमने अपने पौधे को सींचा है, और जब हमने अपने पौधे को सींचा है तो फूल तो देखिए उसमें लगेंगे। आप लोग का पौधा मुरझाने वाला है, ये कह रही है कांग्रेस। देखो, जिस तरह से देवतुल्य जनता जनार्दन ने तीसरी बार हमारे को आशीर्वाद दिया, केंद्र में हमारी सरकार बनाई है। मैंने पहले भी कहा, हरियाणा में भी तीसरी बार देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हमारी सरकार बनेगी। क्योंकि पहले इतिहास ऐसा रहा है, पहले केंद्र में जिसकी सरकार रही है उसी का हमारे प्रदेश में भी सरकार रही है। वह 10 साल के बाद में साफ हो गए थे, फिर हमारी सरकार आई। अब 10 साल हो गए थे, उसके बाद में फिर हमारी सरकार को मौका दिया है। तो हरियाणा का इतिहास यही रहा, जिसका केंद्र में शासन रहा है उसी को हरियाणा की जनता यहाँ पे भी शासन देती है, उसको आशीर्वाद देती है। और जैसे इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा, ये इनका आकलन हो सकता है, ये पता नहीं क्या कह नहीं कि हमने इनसे कोई सर्टिफिकेट लेने की तो जरूरत है नहीं। प्रधानमंत्री ने सिद्ध कर दिया है, जिस तरह से विदेश में उन्होंने डंका बजाया है, उन्होंने विदेश में धाक जमाई है, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए हैं हम, आर्थिक दृष्टि से मजबूत हुए हैं। एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में हुआ है। धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाई गई है। इसमें अहम भूमिका हमारे चाणक्य हैं, प्रसिद्ध रणनीतिकार हैं, लौह पुरुष के नाम से विख्यात हैं, और सरदार पटेल के बाद में सबसे मजबूत गृह मंत्री हैं। आदरणीय अमित शाह जी की इसमें अहम भूमिका रही है। और जिस तरह से ये कह रहे थे खट्टर साहब और वो अलग अलग हैं, खट्टर साहब तो उनकी तो आंख में दर्द था, फिर भी आशीर्वाद देने के लिए अपने शिष्य को वहां से आए हैं दिल्ली से, और आशीर्वाद दिया उन्होंने, ट्रैक्टर में भी साथ चले, आशीर्वाद दिया। तो ये तो इस तरह का मिथ्या प्रचार करना कांग्रेस की फितरत में है, और झूठ बोलने में इनको महारत हासिल है। और ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री हैं। जिस तरह से इन्होंने पहले भ्रष्टाचार किया, पूरी किताब लिखी जा सकती है, वो तो प्रदेश की जनता जानती है। और ये मैं समझता हूँ काट की अंडीन की चढ़ के आगे चढ़ने वाली नहीं है। मैं एक बात आपको कहना चाह रहा था, हमारे एमपी राज्यसभा एक दलित का बेटा है, आदरणीय कृष्ण पवार जी, उन्होंने इच्छा जाहिर करी भाई मैं एमएलए का चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ। हालांकि एमपी राज्यसभा एक बहुत अहम पोस्ट होती है, फिर भी पार्टी ने उसको अलाउ किया। सुभाष बराला जी ने भी जाहिर की थी शर्मा जी, सुभाष बराला जी ने जाहिर की थी इच्छा, और वो बबली जी के नॉमिनेशन पे नहीं गए बनाने पर भी। एक महिला और एक दलित की बेटी, उसने इच्छा जाहिर करी। सुभाष बराला जी ने इच्छा जाहिर की है, ढोक बजा बजा के आप जवाब दीजिए। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, टीवी पे कहा, आज भी सारा दिन टीवी पे थी वो, और उसने क्या नाम अपनी भावनाओं से अवगत कराया, अखबारों में दिया। फिर भी एक महिला है और दलित है, दलित की बिटिया है वो, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। लास्ट में उसने सोनिया गांधी के पास जाके अपनी इस्तीफे की पेशकश कर दी, मेरा इस्तीफा ले लो। अरे 4 बार 5 बार मैं सांसद रही हूँ, मेरे पिताजी केंद्र में मंत्री रहे हैं, और सबसे वरिष्ठ नेता हूं मैं। और क्या ऐसी समाज का क्या बच्चा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? जिस तरह से हमने 58 साल में ऐसी ओबीसी समाज का बेटा मुख्यमंत्री बनाया है, और अगला मुख्यमंत्री भी हमारा यही होगा, नायब सैनी जी होगा। तो आपने क्यों नहीं बनाया कांग्रेस पार्टी ने? इंद्रजीत जी ने दावेदारी रखी है शर्मा जी, राव इंद्रजीत जी ने। ठीक है रामराज जी, लौट कर आऊंगा। जेजेपी के प्रवक्ता बैठे डिबेट में, उनसे भी सवाल एक बार ले लें। राव साहब ने दावेदारी ठीक है, जता दी है, जवाब दीजिए शर्मा जी। राव साहब ने अपनी दावेदारी जता दी है। राव दान सिंह की वो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है। आप राव इंद्रजीत जी ने अपनी दावेदारी जताई है मुख्यमंत्री के लिए, उन्होंने अपनी दावेदारी जताई है। हमारे किसी नेता ने कोई इस्तीफा नहीं दिया है, दावेदारी जताई है। दावेदारी तो अच्छी बात है, 20,000 और पार्टी का लोकतंत्र है, दावेदारी जताना नेताओं के मिलाकर 20,000 दावेदारी आपने भी तो दावेदारी जताई है। आपकी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता है, आप एक महिला भाग रहे हैं। मेरा कहने का भाव ये है, क्या आप एससीबीसी समाज का वो हमारे राष्ट्रीय महासचिव है, बहुत बड़ी नेता है शैलजा जी हमारी।
आपके सुभाष बराला जी बड़ी के कह नेता जी, चुके आप हैं बात क्या मान बबली रहे जी हो? को जो आपने टिकट एक दी, बड़ा नेता था, सिर फोड़ के भेज दिया आपने अशोक तंवर को। क्यों क्यों और अगली बार तो सेल उनको कितना मान वहां सम्मान, पर प्रेस आपने कोई कॉन्फ्रेंस दलित करनी थी, जब उनको ऊपर हमला मुख्यमंत्री कर प्रदेश दिया अध्यक्ष आपने। बनाया आपने उनके आपने क्या ओबीसी के कहते अपने थे, प्रदेश अध्यक्ष को न्याय दिया, बड़ा मुश्किल से बहन जी ने आपने जान बचाई थी। कर्णदेव कंबोज जी को न्याय दिया, आपके प्रदेश अध्यक्ष है कर्णदेव कंबोज जी, आप जवाब दीजिए, पूरे प्रदेश की जनता सुन रही है। कर्णदेव कंबोज जी स्पष्ट कर चुके हैं कि डम्मी मुख्यमंत्री है, कर्णदेव हाथ कंबोज जी मिलाना भी हमारे उन्होंने मित्र मुनासिब हैं, नहीं हमारे समझा। मित्र हैं, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है। कर्णदेव कंबोज जी देखिए, लेकिन ठीक है योगेश जी, रामराज जी, वक्त ब्रेक का है, लौट कर आएंगे आप लोग के पास। रजत पंजिटा और सुरेश पाठक जी से सवाल होगा अगला ब्रेक के उस पार। एक छोटा सा ब्रेक, चर्चा लगातार जारी है। तो चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। चर्चा लगातार हरियाणा के चुनाव को लेकर, क्या कर किस पार्टी का पलड़ा भारी और क्या दांवपेच पार्टियां इस समय चलने में लगी हैं। सवाल ब्रेक के बाद सुरेश पाठक प्रवक्ता जेजेपी के हैं, उनसे होगा। रजत पंजिटा जी भी हैं आईएनएलडी के। सुरेश पाठक जी की पार्टी से सवाल था, पहले रजत पंजिटा जी जवाब आप दे दीजिएगा। दिग्विजय चौटाला बार बार ये कह रहे हैं कि आप लोग सपने देख रहे हैं मुख्यमंत्री हमारी पार्टी से बनेगा, और सुबह उठते उठते वो ख्वाब जो है अधूरे हो जाते हैं, वो ख्वाब टूट जाते हैं। रजत पंजिटा जी, आवाज मिल रही है आपको? जी सवाल मेरे से आपने सवाल किया जी, है? जी, मेरे जी। को लगा आपने जी दिग्विजय के बारे में आपने मेरे से सवाल किया है। जी जी जी, बोलिए। जी देखिए, जजपा के बारे में कोई टिप्पणी कोई करने का समय व्यर्थ करने वाला काम है। कोई जजपा कोई रेस में ही नहीं है। अगर यहाँ, लेकिन जरूर कांग्रेस के अभी भाजपा के प्रवक्ता ने भी पूछा कि हमारा कोई नेता पार्टी छोड़ करने गया है, तो कविता जैन जी आप ही की पार्टी में होंगे, आदित्य चौटाला जी भी आप ही के पार्टी में होंगे, रंजीत चौटाला जी भी, नैनपाल रावत जी ने भी आपको समर्थन दिया था, सांगवान जी ने भी दिया था, और कर्णदेव कंबोज तो आपने ओबीसी का चेहरा आप बोलते हैं, तो ओबीसी का चेहरा जो आपका स्टेट में प्रेसिडेंट है, आपने उन्हीं की टिकट काट दी। और हाँ, वो तो सीधा सीधा ये भी चैलेंज कर चुके हैं, आपने कहा नायब सैनी मुख्यमंत्री होंगे, नायब सैनी जीतेंगे तभी मुख्यमंत्री होंगे ना। कर्णदेव कंबोज ने तो साफ बोल दिया है कि मैं तो दोनों सीट रदौर और लाडवा दोनों हरवाने का काम, इंद्री तक, पूरी बेल्ट नारायणगढ़ से इंद्री तक भाजपा को हरवाने का काम करेंगे। एक तो हल्के की तो बात करी नहीं उन्होंने। और देखिए, तीसरी बार तो तब आएगी आपकी, अगर 400 पार सीट आ जाती तो हम मान भी लेते कि तीसरी बार आ जाएगी। या आपने कहा था 10 में से 10 कमल खिलाएंगे लोकसभा में, अगर वो भी खिल जाते तब भी मान लेते। और जो आपकी हालत 2019 में आपने 10 की 10 सीटें जीती थी, आपकी 14 लाख वोट कम हो गई। उसके बाद आप 5 सीटों पे आ गए, और वो भी ये बोल बोल कर कि हम 400 पार 400 पार। मेरे भाई, आप तो कहीं किसी गलती में भी नहीं हो, मात्र आपको कहीं जुमला गलती है। में नहीं हो। आज भी आपके कहने ना कहने का कोई फर्क नहीं आज पड़ता। भी आपके आपकी गन्नौर से बात को आप देवेंद्र गंभीरता से कादियान, नहीं लेते हम। बीच में तो मैंने आपके टिप्पणी नहीं की। आज भी आपके एक देवेंद्र कादियान है, वो खट्टर जी के बड़े खास होते थे, उन्होंने भी आज आपकी भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देके गन्नौर से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो अगर आप अपने आप पंजेटा जी देखिए, एक सवाल आज के दिन ये भी आपकी पार्टी से, पंजेटा जी, की आप लोग इस इंतजार में भी हैं क्या कि कांग्रेस और बीजेपी से कौन से नेता दामन छोड़ के आएंगे, उनको हम चुनावी मैदान में उतार देंगे? हम डबवाली सीट की बात कर रहे हैं सर, जब बीजेपी के नेता छोड़कर आए और आप लोगों ने चुनावी मैदान में उन्हें टिकट दे दिया उतारने के लिए। देखिए, पहले से अगर कोई परिवार का हिस्सा है
तो आप भारतीय जनता पार्टी ने तो सिर्फ स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी के परिवार को उनको तोड़ने के लिए, वहां विघटन करने के लिए, उसको उस परिवार की वोट हासिल करने के लिए और वोट हासिल करने के साथ साथ उसी परिवार को खत्म करने के लिए बहुत सी चालें चली हैं। तो वो जो चालें चली हैं वो जनता के सामने आ गई और उनको भी समझ में आ गया कि केवल परिवार को 2 फाड़, 3 फाड़, 4 फाड़ जितने टुकड़े कर सकते थे वो करने का काम करें। लेकिन वो चाल समझ में आ गई। देखिए, परिवार का हिस्सा जो है वो परिवार तो परिवार ही रहेगा। एक कहावत है, ब्लड इज ऑलवेज थिकर देन वाटर। तो भाजपा का असली चेहरा उनको भी समझ में आ गया, और समझ में आ गया। और अगर अपने परिवार में कोई वापस आता है तो परिवार दुगना, कहते हैं ना, परिवार दुगनी के मजबूती के सदस्य नहीं साथ। सर, अगर आप लोग के देखिए लिस्ट अगर सामने नहीं आ रही है तो यही सवाल सुरेश पाठक जी से भी मैं कर लेता हूं कि आप लोग देखिए इंतजार में हैं, एकदम नजर टिकाए बैठे हैं कि अगर, क्योंकि जसपा देखिए हाल के दिनों में किस तरह से कमजोर हुई है पाठक जी, दोनों पार्टियों से कोई अच्छा चेहरा आया तो उसको चुनावी मैदान में उतार के आप लोग सोच रहे हैं कि समीकरणों को अपने पाले में किया जाए, ऐसा ही है क्या पाठक जी? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, हमने पहले भी कई बारी सार्वजनिक मंचों से और न्यूज चैनल के माध्यम से कहा है कि जननायक जनता पार्टी एक नर्सरी है। जननायक जनता पार्टी के जो नेता हैं, वो चाहे हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हों या दुष्यंत जी हों, इस नर्सरी में इनको एक आम कार्यकर्ता को नेता बनाने आता है। इनको, इनके पास इनकी कार्यशैली ऐसी है कि एक आम कार्यकर्ता को भी धरातल से उठाकर नेता बना सकते हैं। पिछले जो नेता थे या पिछले जो पार्टी से छोड़ के गए, उनको भी बनाने वाले हमारे आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी या हमारे नेता दुष्यंत जी थे। वो पार्टी से छोड़ के गए, वो किसी लालच में या जिस भी उसमें पार्टी से छोड़ के गए। आज भी हमारी पार्टी में ऊपर ऊपर के उन गिने चुने नेताओं को जो स्वार्थवश पार्टी छोड़ के गए हैं, उनके अलावा कार्यकर्ताओं में किसी प्रकार की कमी या हताशा नहीं है। हमारा कार्यकर्ता आज भी पूर्ण विश्वास के साथ और पूरे उत्साह के साथ आज भी फील्ड पे डटा हुआ है। मैं अगर पर्सनली अपने कुछ जो पार्टी के ग्रुप हैं या पार्टी की चर्चाएं होती है, उसमें भी मैं कई बारी देखता हूं कि हर एक हलके से कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो टिकट के लिए मांग करते हैं। लेकिन वही है कि पार्टी समीकरण के आधार पर पार्टी ने जो अपनी लिस्ट पार्टी के पास आई है, जो नाम आए हैं, उन नामों के आधार पर पार्टी अपना काम कर रही है। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि जब गठबंधन होता है तो गठबंधन का जो निर्णय होता है, डिसीजन होता है, वो दोनों दलों के मुखिया लेते हैं। और आदरणीय आज समाज पार्टी से चंद्रशेखर जी बाहर गए हुए थे, जिस कारण टिकटों की घोषणा नहीं हो पाई। आज शाम को बैठक होगी या कल सुबह तक आपको लिस्टों पे अधिकतर नामों भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, योगेश सियाग प्रवक्ता कांग्रेस के। योगेश जी, हरियाणा की तस्वीरें देखिए एकदम बदली बदली सी दिखाई दे रही है। आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पर हम बहुत ज्यादा मजबूत हैं, इस बार चुनाव हम जीत जाएंगे। ये ख्वाब आप लोगों के देखिए पूरे होंगे क्या, ऐसा आप लोग को क्यों लग रहा है? क्योंकि देखिए 28 सिटिंग एमएलए को आपने चुनावी मैदान में उतारा है। आप लोग भी जान रहे हैं कि बगावत होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। प्रेशर और दबाव है आप लोगों के भी जहन में बहुत ज्यादा। देखिए सर, हमारे 41 से ज्यादा हमारी लिस्ट आ चुकी है नामों की। और आप देखिए, जो भाजपा में बगावत हुई है, हमारी में तो सिर्फ 4-5% ही लोगों ने आजाद चुनाव या पार्टी छोड़ने का वो किया है अनाउंसमेंट। और आप देखिए उसका वजह है उसकी, जब 2019 में भारतीय जनता पार्टी का 75+ का नारा था वो भी हवा हवाई 40 सीटों पे भी अटक गई थी। अगर वो नारा नहीं होता तो हमारी पिछली बार भी सरकार बन गई थी, अगर ये गुमराह ना करते जनता को और जो मीडिया को। अब आप देखिए, रेणु गुप्ता जी है मेयर करनाल से, अब उनको मनाने नायब सैनी जी जा चुके, आपके पूर्व के मुख्यमंत्री खट्टर साहब जा चुके। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं नहीं मानूंगी क्योंकि हमारे साथ धोखा। क्यों ना माने, उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी का 1 महीने बाद कुछ भी नहीं रहेगा। आप ये देखना कि आने वाली 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी बाहर होने जा रही है, क्योंकि इन्होंने 10 साल तक किसी वर्ग को नहीं बख्शा। और कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज बनकर, विपक्ष की आवाज बनकर कांग्रेस ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, दीपेंद्र जी ने, चौधरी उदयभान जी ने, शैलजा जी ने, सबने काम किया है पार्टी के लिए और जनता की आवाज बनकर उन्होंने हर मुद्दे को उठाया है। तो आप लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं कि किस तरह से किसान, मजदूर, गरीब, कमेरा वर्ग
टोटली कांग्रेस पार्टी के साथ रहा। और एक जो किसान मजदूर जो आज भी हमारा एक तरफा दलित वर्ग और जो ओबीसी को इन्होंने ठगा, वो अब ओबीसी वर्ग भी समझ चुका है कि किस तरह से इन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष के ही जो नहीं हुए कर्णदेव कंबोज जी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जीटी रोड बेल्ट पे मैं भारतीय जनता पार्टी को हराने का हर जगह काम करूंगा। लेकिन देखिए योगेश जी, आपकी पार्टी में कोई खलनायक है क्या जो चीजों को बनने नहीं दे रहा है? क्योंकि गठबंधन की जो देखिए दरकार ऐसा लग रहा था कि हरियाणा में है, क्योंकि आम आदमी पार्टी देखिए कुछ तो वर्चस्व बनाई ली है। अगर आपके साथ मिल जाती तो सीटें आपके ही खाते में जाती ना सर। हमें जरूरत ही नहीं थी, हम क्यों एक तीसरे एंगल को यहां मजबूत करें। और राष्ट्रीय स्तर पे हमारा इंडिया गठबंधन आप पार्टी के साथ गठबंधन था। माननीय राहुल जी का एक सुझाव था कि उस पर चर्चा की जाए। हमारी प्रदेश की लीडरशिप क्लियर कर चुकी थी कि हरियाणा में हमारा गठबंधन जनता से गठबंधन हो चुका है और जनता प्रदेश की मन बना चुकी है, तो हम 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हमारे पास लेकिन देखिए योगेश जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट और कई सारे सर्वे रिपोर्ट ये बता रहे हैं अगर आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में है तो जो आपको जो वोट शिफ्ट होने थे दोनों पार्टियों को मिलकर, वो अब देखिए आम आदमी पार्टी को अगर मिल गए तो फिर बीजेपी को यहाँ पे फायदा हो सकता है। इसके बारे में भी आप लोग शायद विचार नहीं किया। क्षेत्र में मैं ठीक कह रहे हो आप, जो भारतीय जनता पार्टी का वोट है उसको भी डेंट आम आदमी पार्टी बिल्कुल करने जा रही है। हिसार शहर की बात करता हूं, डॉक्टर कमल गुप्ता को उम्मीदवार बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। इनके चलिए आप लोगों ने कुछ अपने बेहतर के लिए किया होगा, लेकिन सावित्री जिंदल जी बोल चुके हैं जो इसलिए चुनाव लड़ेंगे। देश की जो अरबपति सबसे धनी महिला है गौतम सरदाना मेयर है, वो बगावत कर चुके हैं। ठीक है सर, लेकिन आकलन यही कहता है कि नुकसान तो आप लोग को थोड़ा बहुत हो सकता है, कहीं ज्यादा ना हो जाए। हो सकता है आपकी पार्टी में ढंग लग जाए सर, क्योंकि जनता हमारे साथ है। हमें जनता के साथ हमें ठीक है। रामराज जी से भी रिएक्शन इसी पे ले लें। अगर देखिए क्योंकि आम आदमी पार्टी की एंट्री कहीं ना कहीं समीकरणों को थोड़ा सा आगे पीछे कर रही है। 29 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अगर उतर चुके हैं रामराज जी आम आदमी पार्टी के, क्या आपको जो मैंने एंगल बताया लग रहा है कि उससे थोड़ा बहुत फायदा आप लोग को होगा क्या? क्योंकि कांग्रेस वाला वोट जो इधर शिफ्ट होगा आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा गेन कर सकते हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो है, उस पर कोई सेंध लगने वाली नहीं है। और वो देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। जिस तरह से केंद्र में हमारी सरकार बनाई है हमारी प्रदेश की जनता ने, हमारे देश की जनता ने, ऐसे ही प्रदेश की जनता प्रदेश में भी हमारी सरकार बनाएगी। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। और जिस तरह से इनकी झूठ का पर्दाफाश हो गया उसमें जनता में बहुत भारी रिएक्शन है। मैंने पहले भी आपको बताया था, इन्होंने झूठ बोल के ये 5 सीट हथियार ली, 1 सीट और कम मार्जिन से हमने लूज करी है। तो जनता जाग चुकी है। इन्होंने झूठ बोला आरक्षण खत्म किया जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला संविधान बदला जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे खटाखट, और झूठे गारंटी कार्ड तक इन्होंने बांट दिए थे। इससे बड़ा और झूठ क्या होगा? तो जनता में बहुत भारी रिएक्शन है। जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। इनकी काट की हंडी एक बार चढ़नी थी, चढ़ चुकी है, क्योंकि जनता ने तो मन बना लिया है। वह विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री को जिस तरह से उन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठाया है, ऐसे ही हमारे मुख्यमंत्री हैं जो जन जन के चेते हैं, छत्तीस बिरादरी के मसीहा हैं, और हमने 58 साल में ओबीसी समाज से सीएम बनाया है। अगले मुख्यमंत्री भी वही होंगे, तो जन जन के लाडले हैं, तो जनता का मन है उनको दोबारा फिर मुख्यमंत्री बनाएगी। तो मैं समझता हूं तो ये जितनी भी बात कह रहे हैं उनका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जनता पक चुकी है इनकी बात, इनकी झूठ सुनते सुनते उनके कान पक चुके हैं। और जिस तरह से एक दलित की बेटी की आवाज दबा रहे हैं शैलजा बहन जी की, अरे हमारे यहाँ भी वो दलित का बेटा है, उसने इच्छा जाहिर करी, हमने एमपी राज्यसभा होते हुए उसको चुनाव लड़ा, इच्छा जाहिर कर चुके हैं। और फिर ये एक 4-5 बार जो सांसद रह चुकी है, उनके पिताजी भी सांसद केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, ठीक है रामराज जी, मंत्री रह चुके हैं, उनकी इच्छा को दबाया जाए। ठीक है रामराज जी, लेकिन देखिए अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कई नेताओं का, कई कार्यकर्ताओं का स्थानीय दबाव भी था, जिसके कारण आलाकमान के अपने फैसले को पलटना पड़ा और फिर उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने की यहाँ पर ठानी बिना किसी साथी के साथ। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आईएनएलडी और जेजेपी से होंगे सवाल।
तो चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चर्चा इसी बात को लेकर कि आखिर किसका पलड़ा भारी है, कौन सी ऐसी सीट है जहां पर समीकरण थोड़े से बिगड़ सकते हैं अन्य पार्टियों के सामने वाली पार्टी को देखकर। शुरुआत अब ब्रेक की बात करेंगे आईएनएलडी के प्रवक्ता रजत पंडिता है। रजत जी, जुलाना सीट की बात करें, यहाँ पर आप लोगों का जेजेपी का जो वर्चस्व है अब देखिए उसको ध्वस्त करने के लिए विनेश फोगाट हैं चुनावी मैदान में। ऐसा लग रहा है कांग्रेस को कि आप लोग का जो वर्चस्व है उसको खत्म करके अब विनेश फोगाट बाजी मार लेंगे। देखिए, निश्चित तौर पे विनेश फोगाट के साथ जो है एक वो गोल्ड मेडल वाला जो इशू रहा है उसमें उनके साथ पूरा देश उनके साथ खड़ा रहा है। अपने देश के खिलाड़ियों के साथ हमेशा से ही जो है वो देश उनका सपोर्ट करता रहा है। मगर अगर आपको याद होगा कि योगेश्वर दत्त भी चुनाव 2 बारी लड़के हार चुके हैं, बबीता फोगाट भी हार चुकी हैं, और महावीर फोगाट जी का भी बयान आया था कि वो उनको एक बारी और जो है वो गोल्ड के लिए ट्राई करना चाहिए। ठीक है, अगर वो राजनीति में आती हैं तो राजनीति में हमने तो उनका हमेशा सपोर्ट किया जब वो खेल के मैदान में थी। मुझे लगता है खिलाड़ियों का जो आंदोलन रहा है वहाँ इंडियन नेशनल लोकदल ने बढ़ चढ़कर उनके कार्यकर्ताओं ने, करण चौटाला जी भी वहां पर गए, हमारे और नेता भी वहां पर गए। तो ऐसा नहीं है कि हमने उनको उनकी मांग को या उस वक्त जो भी उनके साथ हो रहा था उस सारे प्रकरण में उनका साथ देने का काम किया। लेकिन खेल के मैदान में और राजनीति के मैदान में अंतर जरूर होता है, निश्चित तौर पे होता है। तो अगर वो राजनीति के मैदान में आती हैं, उतरी हैं, तो उनका स्वागत है। और अगर जुलाना के अंदर अगर आपको लगता है कि अभी से समीकरण कोई बदल गए हैं, बिगड़ गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव है, चुनाव में सभी का स्वागत है। लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है। अगर उनको राजनीति में आना है तो पहले भी मैं आपको 2-3 उदाहरण दे चुका हूँ। तो कोई बात नहीं, राजनीति के मैदान में वो अलग तरीके की राजनीति होती है। ठीक है, देखिए अगर सन 2009 से बात करें सुरेश पाठक जी, जुलाना सीट कभी आपके कब्जे में, कभी आईएनएलडी के कब्जे में। इस बार आप लोग चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ भी हैं चुनावी मैदान में। अब बीजेपी भी यहां पर देखिए बहुत तगड़ा दांव खेल दिया है। इस सीट को भी बचा पाना भी एक चुनौती होगी। जी देखिए, जुलाना से हमारे विधायक अमरजीत टांडा जी, जिन्होंने पिछले 5 साल में जनता के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किए थे। माननीय दुष्यंत जी जब उप मुख्यमंत्री थे तो दुष्यंत जी से उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए काफी ऐसी परियोजनाएं, काफी ऐसे काम लेके गए हैं जिससे जनता का समर्थन और जनता का प्यार उन्हें मिला है। दूसरी बात मैं करना चाहूंगा, जैसे कि आपने बताया कि विनेश जी एक प्रतिभावान खिलाड़ी हैं। विनेश जी ने पूरे भारतवर्ष का नाम विश्व में प्रसिद्ध किया है, पूरे भारतवर्ष के नाम को एक प्रसिद्धि दी थी। मेरा तो केवल और केवल सवाल ये था कि विनेश जी को टिकट देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने 88 आवेदन जो उनके आए थे उनको बलि चढ़ा दिया। मैं किसी उसमें पढ़ रहा था सोशल मीडिया में कि जुलाना सीट पे 88 आवेदन कांग्रेस के पास आए थे। तो कांग्रेस अगर खिलाड़ियों का सम्मान ही करना चाह रही थी या खिलाड़ियों का सम्मान ही करती थी तो हुड्डा साहब उन्हें अपनी सीट से चुनाव लड़ा सकते थे, होडल से चुनाव लड़ा सकते थे, जहां से इनके प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं। वहां से तो केवल एक ही नामांकन था, वहां से ज्यादा नामांकन नहीं थे। लेकिन एससी की रिजर्व सीट है, वो आपको मालूम होना चाहिए। होडल की सीट एससी के लिए रिजर्व है। किलोई हुड्डा साहब की सीट से लड़वा सकते थे। देखिए मैं तो केवल मैंने आपको वही बताया कि आपको मौका मिलेगा, बात कीजिए। आपने केवल एक खिलाड़ी के मान के लिए, जो खिलाड़ी वैसे भी उनकी बहुत प्रसिद्धि है, बहुत प्रतिष्ठा है हरियाणा में, और हरियाणा के लोग खिलाड़ियों का सम्मान। लेकिन सुरेश पाठक जी एक सवाल ये भी ऐड ऑन कर रहा हूं, आज के दिन दिग्विजय जी ने नामांकन किया, आरोप ये लग रहे हैं कि जितने समर्थक दिग्विजय के उस दौरान नहीं थे जब ऊंट पर सवार होकर जा रहे थे, उतने समर्थक कई सारे बाहर से आए। आजाद पार्टी के चंद्रशेखर आजाद जी ने कई सारे समर्थकों को लाया, बच्चों से आप लोगों ने झंडा उठवाया, जहां पर चुनाव आयोग के नियमों का भी उल्लंघन किया। ये सब क्यों सर? जी देखिए, मैंने रोड शो की जो वीडियोस देखी हैं वो वीडियोस में तो एक हुजूम था
और मैं तो केवल और केवल इतना कहना चाहूंगा कि ये जो विरोधी हैं, जब इन्हें ये लग रहा है कि ये डबवाली सीट से दिग्विजय जी को हरा नहीं पाएंगे, तो दिग्विजय जी के खिलाफ अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। बाकी जैसी रही चुनाव आयोग की, चुनाव आयोग जब इस चीज को प्रूव कर देगा तो देखी जाएगी क्या होता है। ठीक है, योगेश जी प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। योगेश जी, कई सारी ऐसी सीटें जहां पर देखिए नाराजगी आप लोग के भी कार्यकर्ताओं की दिखाई दे रही है और बीजेपी उसका फायदा उठाने की तैयारी में है। आप लोगों से पहले बीजेपी ने लिस्ट देखी, पूरी तरह 87 सीटों पर नामों का ऐलान करके एक दांव तो पहले चल दिया, एक कदम आगे आप लोगों से। देखिए कदम चल दिया, लेकिन वो भूचाल भी देखिए ना जो भारतीय जनता पार्टी में आया हुआ है। नहीं, आप लोग तो भूचाल के डर से नहीं ला रहे ना सर। कितने भूचाल का डर तो आप लोग को भी है। मैं कितने इस्तीफे गिनवाऊं इनके, जो खुद प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी ने घोषणा कर दी है वो आजाद चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारा मन आज इतना पीड़ा में है, जिन्होंने 2014 अरे आपकी पार्टी के आलाकमान के समधी जी अकेले बताइए चलेगा नामांकन करने, समधी जी को भी आप लोग नहीं रोक पाए सर। रामविलास शर्मा जी देखिए कितनी हॉट न्यूज है, वो आजाद चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा, 2014 में जब सत्ता में लेके आए तो डम्मी मुख्यमंत्री बैठा दिया इन्होंने हरियाणा में, और आज राव इंद्रजीत जी ने कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूं और मेरी दावेदारी मजबूत है। क्यों न्याय नहीं देते आप शर्मा जी? कर्णदेव कंबोज जी को न्याय दीजिए, कविता जैन, कितने लोग। मेरे भाई आपकी लिस्ट तो आने दो सियाग साहब, आई हुई है 20,000 वाले क्या इलाज बांधेंगे फिर जिनकी और 20,000 की पर्ची काट रखी है हर विधानसभा क्षेत्र से 100 से 150 पर्चियां काट रखी है। हमारी 16,000 से अमित शाह की टिकट बांटते में से टिकट बांट रखी है, 30,000 प्लस से क्या इलाज बांधेंगे फिर देखना मेरे भाई। डबवाली की सीट, क्योंकि वहां इनका खेल जो है, जो चौटाला परिवार की मिली भगत है वो एक्सपोज हो गई है डबवाली सीट पे इस बार। जिस तरह इन्होंने आदित्य चौटाला को उम्मीदवार बना दिया रातों रात, रणजीत सिंह जी ने, चोई रणजीत सिंह जी ने दिग्विजय की सपोर्ट कर दी, तो जनता सब समझती है कि ये सब एक है, सिर्फ ये। और ये सभी भारतीय जनता पार्टी के लिए जो उन्हें टास्क देती है भारतीय जनता पार्टी उसके अनुरूप चलते हैं। इस बार दो विचारधाराओं की लड़ाई है, एक पक्ष वो जो कांग्रेस, ठीक है रामराज जी सुन लीजिएगा, जवाब आपको देना है। और जो सत्ता विरोधी वोट है वो डिवाइड नहीं होगा। जनता वोट काटुओं को वोट देकर अपना वोट खराब नहीं करेगी, वो या कांग्रेस को चुनेगी, और जो पूंजीपति वर्ग है वो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पूंजीपति वर्ग। ओबीसी के साथ इन्होंने कितना बड़ा धोखा किया जनता देख चुकी है। क्रीमी लेयर की सीमा क्यों आपने 8 लाख रुपए से घटाकर 6 लाख रुपए की, आपने नौजवान युवाओं के साथ कितना धोखा किया। HKRN में आपने रिजर्वेशन नहीं दी और आपने पर्चे लीक करवाए। आज वो लोग, वो युवा पूछिए, आपके विधायक मंत्री तो टिकट कटने से रोने लग गए, और उन युवाओं का क्या कसूर था जो रातों रात पर्चे लीक होते, ये संदेश आता कल एग्जाम कैंसिल, कल भर्ती कैंसिल। वो युवा, उनकी जो पीड़ा वो समझिए, जो उन्होंने, आपने अग्निवीर की पीड़ा समझिए शर्मा जी, जो आपने जो युवाओं के साथ गुजराती लोगों को आप हरियाणा में रोजगार देते हो, कितने SDO, कितने हर क्लास 1 में आपने गुजराती लोगों को तैनात करने का एक तरह का जिम्मा उठाया हुआ है, क्योंकि आप मजबूर हो। गुजरात में भी आपकी सरकार है, इतनी दूर से कोई हरियाणा के साथ लगता प्रदेश भी नहीं है। आपने यासी कंपनी, कोई भी बड़ी कंपनी हो आउटसोर्सिंग की या ठेकेदार की, वो आपकी गुजरात की कंपनी है। आप जवाब दीजिए जनता को, आपको कितना प्रेम क्यों है गुजरात से? हरियाणा की जनता हिसाब मांग रही है आपसे। ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं क्योंकि देखिए वक्त अब कम है डिबेट में। अब रामराज शर्मा जवाब देंगे योगेश सिंह का, जिन्होंने ये कहा कि आपकी पार्टी में बगावत चल रहा है। हाल में जिस तरह से कई दिग्गज नेताओं ने देखिए पार्टी को छोड़ दिया, दूसरी लिस्ट आने के बाद भी नाम सामने आए। रामराज जी देखो, मैं बहुत कम समय में इनकी सारी बातों का उत्तर दूंगा। नंबर 1, बगावत की बात इन्होंने कही, मेरे भाई ने। इनकी पार्टी की कितने लिस्ट आउट हुई अभी, और जो लिस्ट आउट होएगी 20,000 पे प्रति आवेदन इन्होंने लिया है पर आवेदन के, और एक विधानसभा क्षेत्र से लगभग 100 से 150 आवेदन पत्र आए। तो वो जो 20,000 जिसने दे रखा है उसको टिकट तो एक को मिलनी है, बाकी के क्या इलाज बांध देंगे वो समय बताएगा। दूसरा, मेरे भाई ने बहुत बढ़िया बात कही
दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तो राम मंदिर बनाने वाले हैं, एक राम मंदिर का विरोध करने वाले हैं। फिर अयोध्या एक में क्यों आ रहे हैं आप? 370 लगाने अयोध्या वाले क्यों आ हैं, रहे हैं? एक धारा 370 और 35 ये से हटाने वाले धर्म हैं। नहीं नंबर चलेगी दो हरियाणा बात, में। एक भर्ती हरियाणा में रोजगारों को भर्ती करने वाले हैं। तो एक भर्ती गुजरात से रोको क्यों लेके के आते हो आप? सदस्य हैं जो भर्ती रोको कहेंगे जिनकी। दूसरा, एक एक हमारे देश को जोड़ने वाले हैं, एक हमारे देश को तोड़ने वाले हैं, जो कन्हैया कुमार जैसे, जो इनकी पार्टी में के अहम पदों पे हैं, जिन्होंने दिल्ली में कहा है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वो देखिए कौन किस डिसाइड धर्म का करेगा? जहर फैलाना हमारी चाहते हैं प्रदेश शर्मा की जी? जनता डिसाइड करेगी। उसने प्रदेश की जनता ने चुनना है। चलिए भारत बिल्कुल, को देखिए जोड़ना है या प्रदेश भारत को के लोग तोड़ना है? कितने जुड़े हैं आप लोग के साथ, प्रदेश को आप लोगों की पार्टियों ने कितना जोड़ा, इसी का जवाब तो अब देने का वक्त है। फाइनल कमेंट का वक्त है सर, शुरुआत अब कर रहे हैं। सबसे पहले रजत पंजिटा से, प्रवक्ता आईएनएलडी के। सर 30 सेकंड आपके पास, क्या कंक्लूजन का वक्त है देखिए डिबेट का, क्या कहेंगे प्रदेश की जनता से, और लिस्ट का इंतजार अभी कितना, और फिर वही सवाल रिपीट कर रहा हूं पहला वाला। देखिए, लिस्ट की जो संभावना है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक लिस्ट की जो है वो या तो कल दोपहर बाद एक लिस्ट जो है उसके आने की संभावना है। और आपने एक बात कही थी कि जो कांग्रेस के या भाजपा के जो उम्मीदवार हैं, देखिए इंडियन नेशनल लोकदल को अगर आप डबवाली वाली बात, वो परिवार की बात है। और जो साथ है वो भी जनता को पता है, जो विरोध में है वो भी जनता को पता है। तो कांग्रेस को ये सूट करता है ये बोलना कि ये सब एक हैं आपस में, लेकिन आपस में जनता जानती है कि कांग्रेस और भाजपा जो है वो उनकी आपस में सेटिंग रही है। अगर ऐसा ना होता तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के खिलाफ ठीक है, इतने सुरेश मुकदमे पाठक जी रहे के पास चल रहे हैं। रजत जी, मैं वक्त थोड़ा खत्म कम कर है। रहा हूँ, रजत जी, कर रहा हूँ, मैं ठीक है, कंक्लूड ही कर रहा हूँ उसको, ठीक मैं है। बात खत्म ही कर रहा हूँ। एक सापनाथ है, एक नागनाथ है। अगर लोकसभा की बात करें तो मोदी जी के नाम पे जरूर वोट पड़ गए होंगे, लेकिन जब विधानसभा की बात आती है तो आपको भी पता है पिछली देखिए बार बिल्कुल क्या जाहिर हुआ सी था। बात है, विधानसभा चुनाव में स्थानीय अब मुद्दे मोदी होते जी हैं के और नाम पे प्रदेश वोट की नहीं जनता पड़े। अलग मूड में वोट करती है। यहाँ पर मोदी फैक्टर, और हो सकता है मोदी मैजिक ना चले बीजेपी का। प्रवक्ता जेजेपी की सुरेश पाठक, फाइनल कमेंट आपका, प्रदेश की जनता से क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, अभी आपने प्रवक्ता कांग्रेस से एक सवाल किया था कि जीतने के ख्वाब। देखिए, ख्वाब तो ये तब लेंगे जब इनके नेता सो पाएंगे। इनकी अगर बात करूं तो शैलजा जी और सुरजेवाला जी ने हुड्डा साहब की नींद खराब कर रखी है। हुड्डे साहब ने प्रभारी बाबरिया जी की नींद खराब कर रखी है, और बाबरिया जी ने शैलजा जी और सुरजेवाला जी की नींद खराब कर रखी है। तो इनका एक चक्कर चल रहा है एक दूसरे की नींद खराब करने का। तो जीतने के ख्वाब तो इनके छोड़ ही दीजिए। दूसरी बात भारतीय जनता पार्टी की करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से ठीक है सत्ता सुरेश में पाठक जी, वक्त कम है। ख्वाब जी। तो देखना अच्छी बात है, और ख्वाब देखने का जी, देखिए जी, कोई जी। पैसा नहीं लगता है, लेकिन ख्वाब में किसके जी, कितना जी, दम है, कौन कितना काम कर रहा है, मायने नहीं रखता है। शुक्रिया योगेश जी आपका, जी। शुक्रिया रामराज शर्मा आपका, शुक्रिया रजत पंजिटा आपका, शुक्रिया सुरेश पाठक जी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज के दिन चर्चा इसी बात को लेकर थी कि आखिर अन्य पार्टियां अभी टिकट बंटवारे में देरी क्यों कर रही हैं, इंतजार कितना, क्योंकि तारीख आखिरी होगी नॉमिनेशन की 12 सितंबर। देखते रहिए सूर्या समाचार। नमस्कार।